नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो गीत, गजल, छंद, मुक्तक, ओज जैसी कविताओं से लोगों को मनोरंजित करते हैं। आप हैं संदीप वशिष्ठ जी। संदीप वशिष्ठ जी, आपका ट्रू मीडिया कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मैं ट्रू मीडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। संदीप जी, आपको ये कब एहसास हुआ कि आपके भीतर एक साहित्यकार और एक लेखक मौजूद है? ऐसा हुआ ओम प्रकाश जी कि मैं आज से लगभग 7 साल पहले वाराणसी अपने जो कंपनी के काम से गया हुआ था जी। तो वहाँ पर मुझे बड़ी, क्योंकि बनारस मेरा पहले बार विजिट हुई थी, उससे पहले मैंने बनारस कभी देखा नहीं था जी। तो वहाँ पर संकट मोचन मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर जी को देखने की मेरी बहुत इच्छा थी जी। और मुझे उस नगरी में जाकर, जैसे मैंने बचपन से सुना था कि वहाँ पर स्वर्ग जाते हैं जो मर जाते हैं लोग, इस तरह से, हालांकि उसका खंडन कबीरदास जी ने करा था कि वो स्वर्ग उसमें वहाँ ना रह के अंतिम समय पे मगहर चले गए थे, जहाँ के लिए कहते हैं कि वहाँ पे मगहर में मरने वाले जाते थे नरक लोग और स्वर्ग के लिए जो काशी में रहते थे, जो काशी में मरते थे उस बंदे। लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि जब मैं अपने कार के ड्राइवर से बातें कर रहा था कि हाँ तो स्वर्ग में जाते हैं मरने के बाद भी लोग, तो उसने कहा कि साहब आपने काशी का भी एक रूप देखा है, काशी का दूसरा रूप आपने नहीं देखा। यहाँ पर नारी शक्ति जिसे हम देवी की मानते हैं उसका बहुत शोषण होता है। तो ये बात सुनकर मुझे एक बड़ा मेरे पीड़ा हुई और कविता, गजल, गीत, कोई भी इससे साहित्य से संबंधित कोई भी चीज़ हो, जब तक मन में पीड़ा नहीं होगी नहीं निकल सकती। तो उस दिन 4 पंक्तियां अचानक मेरे मन में से निकली कि ईश्वर को किसने देखा है मंदिर और मजारों में, सच्चा प्यार मिला है किसको काशी के बाजारों में, क्या बात है। और किसने किसका पेट भरा है बिना यहाँ इयासी के, मुँह खड़ी वो सभी वैश्या कहती रही इशारों में। क्या तो वो बेबसी से ही मुझे कहीं ना कहीं, चाहे मैं कहता हूँ कि साहित्यिक परिवार में जन्म हुआ हो, लेकिन कविता तो मेरी 7 साल पहले ही मेरे उससे निकली थी। जी जी। संदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके परिवार साहित्यिक परिवार है और साहित्यिक परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो आपके परिवार में आपके सर पर साहित्य के क्षेत्र में आदरणीय राष्ट्रीय कवि राजन राजा जी का हाथ है, जो कि आपके पिताश्री हैं। उनसे क्या क्या योगदान मिला वो भी साझा करें। पिताजी से अगर देखा जाए तो कविता के क्षेत्र में तो मुझे केवल ये मिला कि मैं उनका बेटा हूँ, मुझमें उनसे आनुवंशिक शक्ति है कि जो मुझे पिता के से ही मेरे अंदर आई है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं सोचने की शक्ति, कहीं लिखने की शक्ति या बोलने की शक्ति, ये मुझे सब पिता से ही मिली हैं। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो काव्य में उनका योगदान, मतलब उनका तो योगदान जीवन के हर क्षेत्र में है, लेकिन कविता में कोई ऐसा नहीं कि मैंने उनसे कविताएं कभी चेक कराई हों या कविताओं में मैंने कभी उनसे किसी कवि सम्मेलन में जाने के लिए आग्रह करा हो। क्योंकि मैं पिता से जब से मैं व्यस्त हुआ हूँ, मेरा मांगने का कभी भी औचित्य नहीं रहा। मैं चाहता हूँ मैं अपने माता पिता की कितनी सेवा करूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके माता पिता के दिए हुए, बहुत बढ़िया। आप गीत, गजल, छंद, ओज अनेक विधाओं में लिखते हैं। आपकी विशेष विधा क्या है लेखन की? अगर देखा जाए तो शुरुआत में जब सीधी सपाट रचनाएं लिखता था उस टाइम पे तो व्यंग विधा में ही लिखा, क्योंकि व्यंग विधा में कहीं भी किसी भी छंदात्मक या तुकात की जरूरत होती है, लेकिन छंद की बहर मिलाने की जरूरत नहीं होती। तो उस समय मैं कविता जब लिखा करता था तो मैं फेसबुक पर डालता था, तो उसी बीच में कहीं ना कहीं मुझे मासूम गाजियाबादी जी से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं फिर छंदबद्ध मैंने जब लिखना शुरू करा तो वो गलत लिख जाते थे, तो मैं मासूम साहब से मैं कहता था कि चाचा जी ये सुनो, ये मैंने कैसा लिखा है। तो वो हमेशा कहते थे कि आपके भाव पक्ष बहुत अच्छा है, आपके अंदर एक कविता का बहुत बड़ा घट विराजमान है, और उस घट में से मुझे लगता है कि कितनी गजल, कितने गीत, कितने मुक्तक, कितने व्यंग, कितनी चीज़ निकलेंगी। लेकिन आप एक चीज़ रखो कि अगर आप गलत भी लिखोगे तो भी आपकी कोई हानि नहीं है, क्योंकि गलत लिखने से आपकी रचना कम से कम ये तो है कि जब आपके मामा मंगल नसीम हैं, पिता आपके राजेंद्र राजा हैं, तो आपके जो गलत लिखोगे अगर फेसबुक पर डालोगे तो लोग ये तो समझेंगे कि आपने खुद लिखा है। और पहली बात ये कि धीरे धीरे जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, हम स्कूटर मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो वो भी उछलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो जाते हैं कहीं क्लिच दबाने के और गियर डालने के और ब्रेक, और उसका हमारा सामंजस्य बनता है। इसी तरह से कविता, गजल हैं, गीत हैं, या जो भी आप विधा में लिखना चाहते, धीरे धीरे अभ्यास में वो सब एकदम आपको बिल्कुल एकदम सही अभ्यास। मेरा प्रश्न था संदीप जी कि आपकी विशेष विधा लेखन की क्या है? मेरा विशेष विधा में अगर देखा जाए तो मैं मुक्तक में ज़्यादा मैंने लिखा है। तो संदीप जी, हम चाहेंगे कि हमारी ट्रू मीडिया के दर्शकों को कोई अपनी प्रिय रचना आप सुनाएं। ये मुक्तक है जो मैंने सबसे पहली बार लिखा था, जिससे मुझे काफिया ज्ञान आदरणीय मासूम साहब ने दिया था।
कि दमन की बात करते हो, अमन की बात कर लो तुम। क्या बात किसी बिछड़े मुसाफिर से मिलन की बात कर लो तुम। जमी पर आज बैठे हैं, दिखा देंगे तुम्हें एक दिन, हमी से है वतन जिंदा, वतन की बात कर लो। क्या बात है, क्या बात है, क्या। और जैसे मेरे जन्म के विषय में मुझे बताया गया था कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं जब 1 दिन का था, उस समय पापा अलीगढ़ में कार्यक्रम करके आ रहे थे, उन्हें अगले शाम दिल्ली में कार्यक्रम करना था। तो उस समय उनके साथ कुछ कविगण थे जो पापा के साहित्यिक गुरु आदरणीय सत्यप्रकाश प्रखर जी और वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी जी, श्री सुपाल सिंह निर्धन जी, जगपाल सिंह सरोज जी, आचार्य रामनाथ सुमन जी और प्रेम किशोर पटाखा जी, ओमपाल सिंह निडर जी। तो पिताजी बोले कि जब हम दिल्ली चली रहे हैं तो दिल्ली जल्दी जाकर हम क्या करेंगे, यहीं पे मेरा 1.5 किलोमीटर गांव है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पापा अगर देखा जाए तो इनमें एक ओमपाल सिंह निडर जी से बड़े हैं, बाकी सबसे छोटे थे। तो युवा कवि का सबने आग्रह माना, भाई चलो ठीक है चलते हैं, इनके गाँव चलते हैं। तो उससे 1 दिन पहले ही मेरा जन्म हुआ था। तो हमारे बाबा, जैसे होता है कि भाई अगर किसी के साथ में कवियों का, तो किसी घर पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारे बाबा बताते हैं कि मुझे 1 दिन की अवस्था में ही और वहाँ पर उनके सामने लेकर आए कि जी इनके राजा जी के बेटा हुआ है, तो हमारा ये नया राजा आया है। क्या बात है। तो ऐसे कह के जब उन्होंने कहा तो उस समय ही, क्योंकि ये प्रकांड पंडित थे सत्यप्रकाश प्रखर जी और आचार्य रामनाथ सुमन जी, तो ये बोले कि भाई इस बच्चे का नाम तो संदीप है। क्या बात है। और सुमन जी ने ये बात कही थी कि इस बच्चे के नाम के सामने ना वशिष्ठ लिखना, सरमाया और कुछ मत लिखना। तो वो चीज़ करके ही उन्होंने मेरा नामकरण, अगर देखा जाता है 1 साल की अवस्था में, 1 दिन की अवस्था में वहीं पर हो गया था। क्या बात है। तो मैं कहा करता हूँ ये बात मंचों से कि मैं तो हर प्राणी के आंसू आगे बढ़कर पीता हूँ और सप्त कवि ने लिखी बैठकर ऐसी एक कविता हूँ, और शक्ति और संवाद जरूरी मानवता की रक्षा हित, बना कहीं मैं चक्र सुदर्शन, बना कहीं पर गीता हूँ, बना कहीं पर गीता हूँ। संदीप जी, तो शक्ति और संवाद अगर हमारे बहुत अच्छे होंगे तो हम किसी भी युद्ध में नहीं हार सकते। किसी भी जगह अगर हम जहाँ पे जिस क्षेत्र में भी खड़े मिला है, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। 4 व्यक्ति हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा आदर्श हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। संदीप जी आप भाग्यशाली हैं जो आपको इन गुरुओं का, पिता तुल्य गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। संदीप जी, अब तक आपके साहित्य के क्षेत्र में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? देखो, सबसे पहले मैंने परिकल्पना की थी कि एक मैं शोध ग्रंथ लिख रहा हूँ जी। वो शोध ग्रंथ अब लगभग पूरा हो चला है जी। पांडुलिपि तैयार है जी। आदरणीय मासूम गाजियाबादी जिन्होंने मुझे कविता का हुनर और मुझे प्रेरणा दी, मैं उन पर शोध ग्रंथ लिख रहा हूँ, शायरी के कबीर, क्योंकि उन्हें कबीर की उपमा दी गई है, जो आज के युग में कबीर कहा जाता है जिन्हें, क्योंकि जिन्होंने हमेशा धर्मों को भी जोड़ा, हर चीज़ को जोड़ा, जिनकी सादा जीवन हो और विचार शैली बहुत उच्च हो, और पढ़ने में भी ऐसा नहीं कि वो प्रोफेसर रहे हों या किसी डिग्री कॉलेज में कुछ उन्होंने बहुत अचीवमेंट किया हो, एक मामूली सी पढ़ाई करके ही। तो जो कबीर का जिस तरह से उस टाइम पे वो रहा है, और उनकी रचनाएँ भी आम जन तक हर किसी के याद हैं, तो मैं शायरी के कबीर के नाम से शोध ग्रंथ। उसके अलावा मेरी दूसरी पुस्तक है कलम का अभिमन्यु जी। कलम का अभिमन्यु शीर्षक थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें चेंज करना पड़े, बाकी हमारा पूरी तैयारी है, और जल्दी ही आपके उसमें श्री कर कमलों में वो पुस्तक आ जाएगी। अग्रिम शुभकामनाएं संदीप जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। संदीप जी, आप पिछले कई वर्षों से प्रखर साहित्यकार मंच के माध्यम से पूरे देश में अलग जगह रखा है कि गौ माँ को बचाओ, देश बचाओ, गौ माँ का संरक्षण करो, इत्यादि इत्यादि। तो ये प्रगति आपकी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, एक जो टीस थी मेरे मन में, कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील मन रहा है मेरे बचपन से ही जी। और मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी भी रहा हूँ जी। तो वो जिद कहीं ना कहीं मुझे जब पहली बार पता पड़ा कि हमारे जो हिंदुओं का देश है, जो सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, उसकी जो पूज्य अगर माता का दर्जा जैसे दिया गया है जीवों में, वो हमारी गौ माता का है जी। मुझे लगभग पहली बार, मैं और हमारे कवि मित्र हैं अमित शर्मा जी, हम दोनों सुदर्शन चैनल पर गए थे। तो उस समय वहाँ पर एक काव्य पाठ था कि आपको गौ माता पर रचना सुनानी है। उस समय मुझे गौ माता पर एक भी रचना मुझे मालूम नहीं थी कि गाय इस देश में काटी भी जाती है, मुझे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था कि गाय पे ऐसा अत्याचार होता है। तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि भाई गाय को तो हमारे देश में ऐसे ऐसे ट्रकों में भर के नक्सली और उनमें जो तस्करी करी जाती है, इस तरह से वो गाय को काटा जाता है, बूचड़ खानों में गाय काटती है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे ऐसा लगा अपने पूज्य चीज़ों को भी नहीं बचा पाए जिन्हें हमने माता का दर्जा दिया, तो हमारा जीना बेकार है। उसी समय मुझे एक हैदराबाद के नयाल सनातनी जी मिले, तो उन्होंने कहा कि संदीप जी, हम चाहते हैं कि आप इस गाय के
उसको लेकर और एक देश में पूरा हमारे कवि सम्मेलन की सीरीज कर दो जी। तो वो केवल कवि सम्मेलन नहीं, वो गाय को समर्पित एक आयोजन थे और वो कह सकता हूँ कि महाआयोजन थे, जिनकी तैयारी हैदराबाद में हमने सबसे पहले कवि सम्मेलन की, जिसमें आदरणीय सुरेश फक्कड़ जी की अध्यक्षता में वो कवि सम्मेलन हुआ और वो पूरे देश में वो कवि सम्मेलन देखा। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे कार्यक्रम करे और लोगों ने जिन्होंने गाय के कार्यक्रम थे, उस समय मेरी युवा टीम पूरी तैयार हो चुकी थी, लेकिन देश में कम से कम 50 नए कवि ऐसे थे। जब हम सोचते थे कि नवयुवकों से कैसा काम हो सकता है, बिना वरिष्ठों के कैसे काम नहीं चल सकता, तो उस समय एक ऐसा लहर पूरे देश में चली, तो हमारे कम से कम 101 कवि सम्मेलन गाय के लिए हमने पूरे देश में करे और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे बहुत अच्छी भूमिका निभाई, बहुत अच्छा साथ दिया। आदरणीय कृष्ण मित्र जी हैं और जितने भी हमारे चेतन नितिन खरे जी हैं जो हमारी टीम में शामिल रहे हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं प्रखर साहित्यकार मंच के अमित शर्मा जी हैं जिन्होंने सब में संचालन करा, प्रभात परवाना जी हैं। तो ये लोगों का एक ऐसा वो हुआ कि जब हम संगठित हो गए तो पूरे देश में एक हवा बन गई, एक अलग जगा दिया आपने। तो ये वो रहा। संदीप जी, जैसा कि अभी कवि सम्मेलनों की बात हो रही है, गौ माता पे की है और अन्य गौ माता के लिए पूरे देश में आपने एक मशाल जलाई कि गौ माता को बचाया जाए, देश बचाया जाए या हमारी संस्कृति बचाई जाए। वहीं से एक और प्रश्न, एक जिज्ञासापूर्ण बन रहा है कि आपने हुंकार कवि सम्मेलन या तर्पण कवि सम्मेलन के नाम से भी बहुत सारे कवि सम्मेलन किए हैं, ये सीरीज कहाँ तक पहुँची है, इसे भी हमें साझा करें। जब गाय का हमारा आंदोलन चल रहा था जी, तो जंतर मंतर पर हमने एक गौ मैराथन का आयोजन किया जी, जिसमें पहले मुख्य अतिथि के रूप में सलमान खान जी को आना था, लेकिन सलमान खान जी ने, जब मैंने बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि संदीप जी मैं आपके कार्यक्रम में ज़रूर आता, लेकिन बात यह है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आपको इसका विरोध का सामना करना पड़ जाएगा। तो वो बोले कि एक काम करो, आपको मैं उर्वशी रौटेला जी हैं जो मिस यूनिवर्स रही हैं, सिंग्स ऑफ द ग्रेट जैसी फिल्म में हीरोइन रही हैं, मैं जो हमारे परिचित थे दूसरे, उन्होंने बोला कि हम उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि उसमें सेलिब्रिटी को बुलाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि हम चाहते थे कि एक बहुत बड़ी भीड़ जुटे, और जब जंतर मंतर पर गाय बचाने के लिए भीड़ जुटेगी तो अपने आप ही एक रक्षा क्रांति और गौ के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। तो उस समय गौ मैराथन का बहुत सफल आयोजन रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी ये मुहिम एक पूरे उस पर पहुँची तो हमने सुदर्शन टीवी और बहुत सारे टीवियों के माध्यम से भी हमने देश के घर घर तक वो चीज़ पहुंचाई। आप लोगों का भी सहयोग मिला था। उस समय ट्रू मीडिया ने भी, जब हमने गऊ का कवि सम्मेलन कराया था, उस समय रिकॉर्डिंग भी की थी, फोटोग्राफी और सारी चीज़ें की थी, आपने अपनी पत्रिका में भी छापा था, तो सब लोगों का सहयोग मिला। उस बीच में यति नरसिम्हानंद जी, हमारे जो संगठन मंत्री हैं चेतन नितिन खरे जी, उनके संपर्क में आए, उनसे उनकी मुलाकात हुई। चेतन नितिन खरे ने एक इतनी सुंदर कविता सुनाई थी कि यति नरसिम्हानंद जी ने अपनी स्वर्ण जड़ित माला चेतन नितिन खरे जी के गले में डाल दी। वाह! तो मुझे ऐसा लगा कि एक संत ऐसा भी है जहाँ पे हम कहते हैं कि संत तो पाखंडी हो रहे हैं, संत ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे संत ने, एक बच्चा जो नवोदित कवि था जिसे पूरे देश जानता भी नहीं था, उस पर ऐसा समर्पण करा कि लाखों रुपए की माला एक मुक्तक के लिए उसने उनके गले में डाल दी। तो यति गुरुदेव से उस समय हमारी मुलाकात हुई तो गुरुदेव हुंकार के नाम से चाह रहे थे कि ओज का एक कवि सम्मेलन बहुत वृहद स्तर पर पूरे देश में करे जाए, और वो करीब 11 कवि सम्मेलन की सीरीज हमने पूरे देश में की। उसके अलावा गुरुदेव के सानिध्य में तर्पण कवि सम्मेलन जो दोनों बार गाजियाबाद के हिंदी भवन में हुआ है, उसमें भी अपार भीड़ आई है और जिसपे सभी ओज के बड़े कवि अब तक काव्य पाठ कर चुके हैं। क्या बात है संदीप जी, बहुत अच्छे आप कार्य कर रहे हैं। संदीप जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और आपसे कि आप अपने प्रखर साहित्यकार मंच के माध्यम से, हुंकार के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से नवांकुर साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नवांकुर साहित्यकारों को और कवियों को ये कहता हूँ कि कभी भी एक न प्रतिस्पर्धा की भावना रखो जी, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखो जी, क्योंकि अगर कहीं पे भी हमारे मन में कोई नकारात्मक विषय आ गया कि ये तो वहाँ जा रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, तो आपके पास जो भी है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि प्रतिभा को अगर पूरा सम्मान मिलेगा, अगर आप में प्रतिभाशाली हैं आप, तो आप अपने आप आगे जाओगे। किसी के माध्यम हो सकते हैं कि कोई आपको आगे लेके जाए, लेकिन अपने मन को हमेशा खुश रह कर चलो और प्रसन्न मुद्रा में आप हमेशा रहें। मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छे संदीप जी, आपने अपना बेशकीमती समय ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है भाई साहब। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल